नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना आज की कक्षा बी ए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है मनु के परराष्ट्र नीति संबंधी विचारों के अंतर्गत षड्गुण्य नीति। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति एवं उपायों को सम्मिलित किया है। मनु के अनुसार षड्गुण्य नीति किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीति के विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। अर्थात जब एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के साथ विशिष्ट परिस्थिति में संबंध स्थापित किए जाते हैं तो इन परिस्थितियों के अंतर्गत कौन कौन से विवेक सम्मत विकल्पों का चयन शासक के द्वारा किया जा सकता है, इसका प्रस्तुतिकरण मनु ने षड्गुण्य नीति के अंतर्गत दिया। अब हम देखेंगे कि मनुस्मृति में इसके अंतर्गत 6 गुणों का विवेचन किया गया है और वो कौन कौन से गुण हैं। पहला संधि, दूसरा विग्रह है, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा द्वैधी भाव और छठा संशय। पहला है संधि। राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु ने संधि 2 प्रकार की मानी है, पहला समान कर्मा संधि और दूसरा असमान कर्मा संधि। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो ऐसे समय में शासक को अन्य राज्य के साथ संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा है विग्रह। राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। मनुस्मृति में इसके 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। पहला, शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई विग्रह किया जाए तो ये विग्रह का प्रथम भेद है। और दूसरा, राजा द्वारा किसी मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में किया गया विग्रह का द्वितीय भेद है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की नीति तभी अपनाई जानी चाहिए जबकि राज की सभी प्रकृतियां अनुकूल हो। तीसरा, यान। विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। यदि समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो मनु के अनुसार यह प्रथम यान कहा जाता है। यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो एवं मित्रों की सहायता लेकर आक्रमण करे तो मनु ने इसे द्वितीय यान का नाम दिया है। मनु परामर्श देते हैं कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो एवं शत्रु पक्ष दुर्बल परिस्थिति में हो। चौथा है आसन। राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। मनु ने आसन के भी 2 प्रकार बताए हैं। पहला, सेना या कोष के क्षीण हो जाने की दशा में राज द्वारा उपेक्षा धारण करना और दूसरा है मित्र के अनुरोध पर युद्ध की उपेक्षा धारण करना। मनु ने आसन को राजा के लिए उपयोगी माना है। इसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत रख सकता है एवं उस समय में स्वयं अपने बल को पुनः संगठित कर सकता है। नेक्स्ट है द्विवेदी भाव। इस गुण की व्याख्या करते हुए मनु ने लिखा है कि जब एक राजा अपनी सेना के कुछ अंश को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो यह नीति द्वैधी भाव कहलाती है। सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन करना, प्रथम द्वैध एवं सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय द्वैध कहलाता है। द्वैधी भाव की व्याख्या के संदर्भ में मनु शासक को परामर्श देता है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो ही अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का काम करे एवं बाकी सेना के साथ राजा सुरक्षित स्थान में
रहते हुए मित्रों की वो एवं अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करें एवं शक्ति का संचय करें। नेक्स्ट है संशय। आपत्ति काल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संशय कहा गया है। मनु के अनुसार द्वैधी भाव के माध्यम से भी राजा आत्मरक्षा करने में समर्थ ना हो तो संशय का आश्रय ले सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनु ने जो षाड्गुणी नीति के अंतर्गत अपने विचार प्रकट किए, वो विचार एक राज्य का अन्य राज्य से विशिष्ट परिस्थिति में जब संबंध स्थापित किया जाता है तो ऐसे समय में शासक कौन कौन से विवेक सम्मत विकल्पों का चयन कर सकता है, इसका प्रस्तुतिकरण मनु ने अपनी षाड्गुण नीति के अंतर्गत दिया। और यह परराष्ट्र नीति के अंतर्गत जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके अंतर्गत मनु ने षाड्गुण नीति को रखा। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।